नमस्कार। उत्तरकाशी के सिलक्यारा की सुरंग में 41 मजदूरों को फंसे हुए आज 16वां दिन है। इस बीच उनके राहत और बचाव की तमाम कोशिशें जारी हैं। उनको सुरंग से कैसे निकाला जाए, इस पर पूरी केंद्र और राज्य सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन अभी तक कोई एक ऐसा सिरा नहीं मिल रहा है या निकल रहा है जहां से मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा सके। आज कहां तक काम पहुंचा है, आगे क्या योजना है, इस पर बात करते हैं आज इसी एक मैप के ज़रिए, इसी एक डायग्राम के ज़रिए। हमने जिस तरह आपको बताया, जो अभी तक की स्थिति थी कल शाम तक की, सिलक्यारा वाली छोर से जहां मजदूर फंसे थे और जहां मलबा गिरा हुआ है सुरंग के मुहाने से लगभग 210 मीटर आगे और करीब 60 मीटर मलबा गिरा है, वहां स्थिति आज भी वही है जो कल थी। यहाँ एक मशीन, जो ऑगर मशीन जिसको कहते हैं, उसके ब्लेड इसमें फंसे हुए थे इस मलबे में, उनको निकालने की कोशिशें अब भी जारी हैं। अगले कुछ घंटे में शायद उनको निकाल दिया जाएगा। मशीन का बाकी हिस्सा वहाँ से निकाल दिया गया है। मजदूर इस तरह से वहाँ अंदर काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 800 mm का पाइप है, उसके अंदर एक आदमी के लिए काम करना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन वो अब धीरे धीरे मशीन के उन हिस्सों को काट कर बाहर निकाल रहे हैं और इसके बाद यहाँ से रैट माइनिंग शुरू की जाएगी। रैट माइनिंग यानी चूहा जिस तरह से बिल को खोदता है हाथों से, तो उसे रैट माइनिंग कहते हैं। रैट माइनिंग के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनको देश के अलग अलग इलाकों से बुलाया गया है। ये खदानों में काम करने वाले एक्सपर्ट मजदूर होते हैं जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के सहारे जो है अपना आगे की तरफ खदान में बढ़ते हैं। इसे ड्रिफ्ट माइनिंग कहते हैं। इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल माइनिंग होती है इसको ड्रिफ्ट माइनिंग कहते हैं और ड्रिफ्ट माइनिंग में वो फिर आगे रैट माइनिंग करेंगे, यानी निकालेंगे और इस पाइप को धीरे धीरे इस मशीन से तब इंच बाय इंच आगे पुश किया जाता रहेगा। लेकिन ये काम अभी भी काफ़ी टेढ़ा है, क्योंकि इसके रास्ते में अब भी कुछ ऐसे औजार आ सकते हैं या ऐसी रॉड्स आ सकती हैं जो ऊपर इस जिसको हमने पहले बताया था कि एक तरह का रिब केज टनल का होता है, उसका हिस्सा होगा, या फिर 4 पोल जो बोलते हैं उनका हिस्सा होगा, तो उनको काटने में टाइम लग सकता है। तो ये जो पूरा का पूरा मलबा है, ये अब भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और अगले कितने दिन इस पे लगेंगे हम नहीं कह सकते। तो ये काम चल रहा है साइड बाय साइड। इस बीच एक दूसरी जो उम्मीद की किरण है वो हमें वर्टिकल ड्रिलिंग से है, जो कल शुरू हुई थी। और इस वर्टिकल ड्रिलिंग में करीब 1.2 मीटर का एक होल बनाया जा रहा है, जिसे 86 मीटर नीचे तक खोदा जाएगा। 86 मीटर नीचे जाकर के सुरंग का क्राउन आ जाएगा, जिसको बोलते हैं सुरंग की लाइनिंग आ जाएगी। इस 86 मीटर में कल शाम तक 15 मीटर हो चुका था। आज शाम तक जो ताज़ा खबर आई है इस समय तक, वो 34 मीटर हो चुका है। अब 34 मीटर के बाद जब यहाँ 45 से 46 मीटर पर हम पहुँचेंगे, तो ये जो मशीन है, इस मशीन को बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 45 से 46 मीटर तक खोदने की है। इसके बाद एक दूसरी बड़ी मशीन आएगी जो इसको नीचे तक ड्रिल कर सकती है, यानी कि इस होल को नीचे तक ड्रिल किया जा सकता है। इस होल को बनाते हुए, इस वर्टिकल होल को बनाते हुए ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि ये मिट्टी न गिरे, इसलिए इसकी केसिंग की जा रही है। केसिंग आप कह सकते हैं कि एक तरह से लोहे के सिलेंडर इसके अंदर डाले जा रहे हैं। जितना उसमें होल हो रहा है उतने उसमें केसिंग होती जा रही है, ताकि उसकी जो वॉल है वो कोलैप्स न करें, और ऐसी केसिंग नीचे तक होती जाएगी। और जब यहाँ पहुँचेंगे तो उसके बाद एक चुनौती आएगी कि इसका जो क्राउन है, यहाँ पर जो 4 पोलिंग है या वायर मेश है, जिसको रिब केज भी कहते हैं, वो मेटल की बनी होती है, उसको काटा जाए। तो अब ये भी देखना है कि जब यह 86 मीटर नीचे पहुँचेंगे इस छोटे से होल पे, तो हो सकता है उस समय यहाँ मज़दूरों को उतारना पड़े और वो यहाँ उतरने के बाद उस रिब केज को काटने का काम करें। ये चीज़ जो है ये जब यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद सामने आएगी। ये जो रास्ता है, इस पे काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। कल 15 मीटर हो गया था, आज 34 मीटर हो गया। कल थोड़ा सा हो सकता है कि मशीन को बदला जाए, तो मशीन को बदलने में, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि सॉलिड सीमेंट का प्लेटफॉर्म बनेगा ताकि ये मशीन जो है वो ठीक से काम कर पाए। तो वो कल का समय लगता है कि उस मशीन को बदलने में जाएगा काफ़ी, लेकिन उसके बाद बड़ी तेज़ी से काम शुरू होगा। इस वर्टिकल ड्रिलिंग के काम में एक जो चुनौती आ रही थी वो ये थी कि इसके रास्ते में ये कहा जा रहा था, हो सकता है कि अंडरग्राउंड एक्वीफर हो, यानी पानी के कुछ स्रोत हों। जैसे आप देखेंगे पहाड़ में या किसी भी जगह पानी के नीचे स्रोत मिल जाते हैं, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई सोर्स यहाँ नहीं आया है। लेकिन इसके बावजूद पानी निकला है। पानी निकलने की वजह यह है कि ये पहाड़ में इस ऐसी जगहों को सैडल कहते हैं।
अगर आप बारिश होगी पानी का, तो पानी का जो बहाव होगा वो इसी तरफ होगा और पानी इसी तरफ कहीं अंदर ज़्यादा डिपॉजिट होगा, तो वो पानी यहाँ मिला है बीच में। हालांकि उससे बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आई है और काम आगे बढ़ रहा है। तो अब इसके बाद यहाँ पर 45-46 मीटर के बाद मशीन बदली जाएगी, अगली मशीन इसको 86 मीटर तक ड्रिल करेगी। ये जो रास्ता है ये बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले 3 से 4 दिन में यहाँ से ही कोई अच्छी खबर आए और मज़दूरों को फिर उसके बाद यहाँ से रोप डालकर ऊपर की तरफ खींचा जाए। ये अगर काम हो जाता है इससे पहले, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग सिलक्यारा की तरफ से हो रही है, अगर इसके रास्ते में बाधा आती है तो इस रास्ते से ऊपर इन लोगों को उठा लिया जाए और एक एक करके निकाल दिया जाए। तो अगर इसमें देखें तो कितना निकालने के लिए रास्ता होगा, तो 1 मीटर का होगा, क्योंकि जो 20 सेंटीमीटर है वो केसिंग जो लोहे के एक तरह से ड्रम होगा उसकी मोटाई है। तो 1 मीटर का एक तरह से वर्टिकल सिलेंडर होगा जिससे लोगों को खींच करके ऊपर पुली के सहारे निकाल लिया जाएगा। ये अभी सबसे ज़्यादा वायबल जिसको बोलेंगे, सबसे ज़्यादा कारगर उपाय होता दिख रहा है, अगर इसके रास्ते में कोई बहुत बड़े बाधाएं ना आए। अब इसके रास्ते में कुछ बड़ी चट्टानें आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि कुछ बड़ी चट्टानें हैं, लेकिन उनको भी ड्रिल किया जा सकता है, उसमें थोड़ा समय लगता है। शुरू में उतनी बड़ी चट्टानें नहीं आई, शुरू में जो है यहाँ पर सॉयल ज़्यादा थी, तो इनको भी तोड़ा जाएगा, फिर यहाँ पहुँचा जाएगा। तो ये एक रास्ता हमको लगता है कि कारगर हो सकता है। इस बीच इस पर काम चलता रहेगा और इस पर काम वैसे भी आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है, क्योंकि इससे आप बहुत ज़्यादा काम आगे कर नहीं पाएंगे। जब ये मज़दूर निकाल लिए जाएंगे तो इस रास्ते से अंदर घुसेंगे कुछ एक्सपर्ट लोग और उसके बाद ये देखा जाएगा कि किस तरह से इस समस्या से निपटा जाए। क्या सुरंग का ये मुहाना रिपेयर किया जा सकता है या फिर इसको छोड़ देना पड़ेगा, ये सब बाद में पता लगेगा। इसलिए इसको खोदना हर हाल में ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से फिर उसके बाद अंदर इस मुहाने पर काम होगा। एक और वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो यहाँ हो रही है। ये वर्टिकल ड्रिलिंग सिर्फ 8 इंच की है। ये 8 इंच की वर्टिकल ड्रिलिंग करने का मकसद ये है कि एक तो ये देखा जा रहा है कि इस ड्रिलिंग से पहले ये करीब 72 मीटर तक इसमें काम हो चुका है, यहाँ तक इसमें काम हो चुका है 72 मीटर, यानी इसमें बड़ी तेज़ी से हुआ है काम 72 मीटर, क्योंकि छोटी 8 इंच का एक तरह से आपको पाइप डालना है। तो इसमें तेज़ी से ड्रिलिंग हो रही है, तो ये पता लग जाता है कि रास्ते में आने वाली बाधाएं कौन सी हो सकती हैं जो यहाँ पर बाद में हमारे सामने आए। तो इसका एक मकसद ये भी है कि यहाँ से भी मज़दूरों तक आप एक फूड पाइप, एक फूड लाइन, एक सेफ़ लाइन बना सकते हैं। इन केस ये जो पहले से फूड पाइप काम कर रही थी इसको कोई डैमेज होता है, क्योंकि ये मलबे के बीच में है, तो आपके पास एक और रास्ता होना चाहिए जहाँ से आप मज़दूरों को खाना पहुँचा सकें या फिर दूसरी ज़रूरी चीज़ें हैं, कपड़े हैं, वो सब पहुँचा सकें। तो एक तरह से ये वैकल्पिक अलाइनमेंट है, इन केस इसको कुछ होता है तो यहाँ से इस्तेमाल किया जा सके। तो ये एक दूसरा वर्टिकल ड्रिलिंग इसमें चल रही है। और ये जो 3 रास्ते हैं इसमें मुख्य रास्ते ये 2 हैं। एक तीसरा रास्ता हमने बताया था जिस पर काम चल रहा है, RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड ये काम कर रहा है। ये पहाड़ इस तरह से है, तो 180 मीटर की दूरी से इसमें एक तरह से TBM के ज़रिए होल किया जाएगा और उस होल से यहाँ अंदर पहुँचने की कोशिश होगी। तो ये काम अभी शुरू नहीं हुआ, इसके लिए नासिक और दिल्ली से जो मशीनरी है वो पहुँच गई है, उसका प्लेटफॉर्म बन रहा है, उसके बाद ये काम आगे शुरू होगा। तो इस तरफ अभी ज़्यादा नहीं हुआ है। बड़कोट वाली साइड से ब्लास्टिंग करके ये जो करीब 500 मीटर का पहाड़ अभी टनल के बीच में बचा हुआ था, जैसे हमने पहले ही बताया कि ये वो वाला हिस्सा है जहाँ टनल अभी बनी नहीं थी, बाकी 1.25 किलोमीटर इधर बन गई थी और 2.5 किलोमीटर इधर बन चुकी थी, उसमें ये वाला हिस्सा डैमेज हुआ। ये हिस्सा अभी पहाड़ का बचा हुआ है जिस पर कि ब्लास्टिंग से एक माइक्रो टनलिंग की कोशिश हो रही है कि यहाँ से भी अंदर पहुँचा जाए, लेकिन ये करीब 450 मीटर है, तो इसमें अभी समय लगेगा। तो ये और ये इन दोनों में अभी समय लगेगा। ये दो जो पहले 2 रास्ते हैं इन पर काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस बीच आज जिस तरह की खबर है कि वहाँ शायद कुछ बारिश भी है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है लेकिन थोड़ी बारिश है, तो अब देखना है कि क्या बारिश इस तरह के काम में कोई बाधा बनेगी। हालांकि इसके लिए पूरा इंतज़ाम निश्चित रूप से किया होगा कि अगर बारिश होगी तो ये जो आपात कार्य किया जा रहा है यहाँ पर, इसमें उससे कोई बाधा ना हो। अब उठते हैं बहुत सारे सवाल इस सुरंग को लेकर, सवाल बहुत गंभीर सवाल भी हैं। जैसे इसकी एक जियोलॉजिकल रिपोर्ट है जो मैंने देखी और कई एक्सपर्ट्स भी उस पर विचार कर रहे हैं, और उस जियोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार पर इस टनल को मंजूरी मिली। जिन आधारों पर मंजूरी मिली उसमें एक जियोलॉजिकल रिपोर्ट भी है, और किसी भी बड़े इस तरह के प्रोजेक्ट से पहले जियोलॉजिकल रिपोर्ट, जियोफिजिकल रिपोर्ट, जियोटेक्निकल रिपोर्ट, जियो हाइड्रोलॉजिकल रिपोर्ट, ये सब बहुत ज़रूरी होती हैं। उस रिपोर्ट में एक चीज़ जो मैंने भी देखी और कई जानकारों ने देखी कि इतनी बड़ी सुरंग को खोदने के लिए
किस तरह का रॉक टाइप यहाँ पर है ये पता करना होता है। जब ये पता करने की कोशिश हुई तो पता लगा कि 4.5 किलोमीटर की इस सुरंग में सिर्फ 3 जगहों पर एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग बोलते हैं, यानी आप देखते हैं ड्रिल करके कि किस तरह का रॉक टाइप वहाँ पर है, ताकि आप इस सुरंग को बना सकें। उसको बनाने की योजना कितनी पुख्ता करनी है, कैसे उसमें आगे ब्लास्टिंग करनी है या कैसे उसमें आगे बढ़ना है, वो किया जा सके। सबसे पहली एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग यहाँ पर हुई। 50 मीटर करीब यहाँ इन्होंने ड्रिल किया, जिस कंपनी को ये काम दिया गया था। यानी यहाँ उन्होंने पहाड़ 50 मीटर तक खोदा और वो जो क्रॉस सेक्शन निकला उसको एग्जामिन किया कि किस तरह की चट्टानें हैं। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके सीधे बाद जो अगला एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग हुआ है वो इस पहाड़ के टॉप पर, राडी टॉप के आसपास है। ये इसकी सबसे ऊंचाई वाली जगह है। यहाँ से लगभग 500-600 के आसपास, 600-700 मीटर के आसपास है, 600 से 700 मीटर के आसपास ये जो पूरी जगह है। तो यहाँ उन्होंने 50 मीटर होल करके एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग की, जिससे कि उन्होंने ये देखा कि किस तरह के रॉक टाइप्स हैं। और तीसरा जो है उन्होंने बड़कोट के एंड पर किया, जहाँ ये ख़त्म होता है। थोड़ा अगर हम ये जो मैप है स्केल पर नहीं है, अगर हम इसको और बाहर ले जाएं तो उसका एंड कहीं यहाँ आएगा। तो वहाँ पर उन्होंने 50 मीटर की ड्रिलिंग की। तो ये 3 जगहों पर ड्रिल करके उन्होंने 4.5 किलोमीटर का अंदाज़ा लगाया। कई जानकार इस पर सवाल उठा रहे हैं कि जब इतनी बड़ी सुरंग हम बना रहे हैं, जहां इतने सारे लोगों की जानें जुड़ी हुई हैं और इसके अंदर से बड़ा हैवी ट्रैफिक जाएगा, तो वहां ये एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग और करीब होनी चाहिए थी, ताकि आपको रॉक फॉर्म के चेंज होने का और बेहतर अंदाज़ा मिल सके। क्योंकि ये जो पूरा इनर लेसर हिमालय जिसको हम बोलते हैं, इसमें कई तरह की रॉक्स होती हैं। जैसे क्वार्टजाइट इसमें होता है, फाइलाइट्स इसमें हैं, इसमें स्लेट है, इसमें शिस्ट है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो समय समय पर बदलती हैं। और यहाँ वैसे भी टेक्टोनिक प्लेट्स का इलाका है, नीचे टेक्टोनिक एक्टिविटी काफ़ी होती है। शियर जोन है जहाँ के करीब से MCT गुजरती है, यानी ज़मीन के नीचे कुछ इस तरह के बड़े फॉल्ट्स हैं जो एक्टिवेटेड रहते हैं। तो इस वजह से ये जो चट्टानें हैं वो काफ़ी क्रश्ड रहती हैं, उनमें बड़ी तेज़ी से एक ही चट्टान बहुत दूर तक नहीं होगी। तो वो चीज़ें जो है उसको ठीक से अंदाज़ा लगाने के लिए ये जो एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग है ये और पास होनी चाहिए, ऐसा जानकारों का कहना है। मेरे साथ डॉक्टर नवीन जुयाल हैं इसी मसले पर। जुयाल साहब, आपका स्वागत है। ये जो एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग की बात हमने की, जो जियोलॉजिकल रिपोर्ट में कहा गया है, जितनी दूरी पर इसमें की गई है, सिर्फ 3 जगहों पर 4.5 किलोमीटर में, आप क्या मानते हैं, ये काफ़ी है या इसको और बेहतर तरीके से किया जा सकता था? अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या 3 एक्सप्लोरेटरी ड्रिल होल के बेसिस पे जिस ढंग की ये डिटेल रिपोर्ट बनाई गई है, जियोलॉजिकल रिपोर्ट, वो कितनी सही है। क्योंकि उन्होंने 3 एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग के बेसिस पे जो रॉक उनके हाथ लगी, उसने उन्होंने रॉक को कैटेगराइज किया। मैं रॉक को आइडेंटिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। रॉक की आइडेंटिफिकेशन तो आप जनरलाइज कर सकते हैं, जिस दिन तो उन्होंने भी की है। कहा है स्लेट है उनके पास में सिल्ट स्टोन्स हैं, और उनके पास में एम्फीबोलाइट है। एम्फीबोलाइट थोड़ा हायर प्रेशर टेम्परेचर की रॉक मानी जाती है, थोड़ी कठोर रॉक मानी जाती है, जबकि ये जो स्लेट और फाइलाइट और ये जो सिल्ट स्टोन है थोड़ी कमजोर किस्म की रॉक मानी जाती है। इसके साथ ही उन्होंने जॉइंट पैटर्न भी मैप किया है। ना जॉइंट पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है हिमालय की रॉक्स के, बिकॉज इन्हीं के अलोंग ही फेलियर्स होते हैं। ना मुझे थोड़ा इस बात को समझने में मुश्किल लग रही है कि आपने सरफेस एक्सपोजर में, जो कि अलाइनमेंट में ऑल थ्रू 4.5 किलोमीटर में तो आपको नहीं मिले होंगे, उससे आप कैसे इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं 3 ड्रिल होल के सपोर्ट डेटा के साथ में कि इनके जॉइंट पैटर्न 4 सेट ऑफ जॉइंट पैटर्न है। उन्होंने उसको S1, S2, S3 एंड S4 बोला है। उसमें से ये कहते हैं कि अगर टनल को हम डिफरेंशिएट करें, 2 भाग में डिफरेंशिएट करते हैं वो टनल को, उन्होंने उसको सेक्टर 1 और सेक्टर 2 कहा है। सेक्टर 1 1800 मीटर बड़कोट से अगर चलते हैं अंदर की तरफ, वहां खत्म होता है, और सेक्टर 2 आपका बड़कोट से लेकर सिलक्यारा के जो एग्जिट है, पोर्टल है, वहां पे खत्म होता है। ना अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये कहते हैं कि जो इनके S3 एंड S4 की जो जॉइंट सेट्स है, उससे टनल को कोई तकलीफ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ये जॉइंट पैटर्न जो है वो टनल की तरफ नहीं खुल रहे हैं, यही मैं इससे अनुमान लगा सकता हूं। लेकिन जो जॉइंट पैटर्न के S1 और S2 हैं, उनकी अगर हम स्ट्राइक देखते हैं, स्टीरियो डायग्राम कहते हैं जियोलॉजी में, उसके अगर स्ट्राइक देखते हैं तो स्ट्राइक उनकी जो है वो पैरेलल टू द टनल है। और ये खुद अपने रिपोर्ट में लिखते हैं कि भैया इससे इस टनल को तकलीफ हो सकती है, वेज फेलियर के चांसेस बन सकते हैं।
अभी सवाल खड़ा होता है कि ये इन्फ्लुएंसेस कितने सिक्योर्ड है बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन जो कि उन्होंने टनल के अंदर से तो नहीं लिए, टनल तो अब एक्सकेवेट हुई है, ये रिपोर्ट तो 2017 या उससे पहले की रिपोर्ट है, तो ये कितने वो है मतलब प्रभावशाली है। शंका थोड़ी कम होती है क्योंकि इस वक्त जो फेलियर देखा हमने वो पोर्टल के पास देखा है। तो यहाँ जो आपका सवाल था मेरे लिए कि ये जो तीन ड्रिल होल से क्या इस तरह के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, तो मैं कहता हूं ये निष्कर्ष उतने ज्यादा प्रभावी तो नहीं होते हैं, पर इस संदर्भ में लग रहा है कि थोड़ा बहुत ये रियलिटी के नजदीक है। लेकिन जब इतनी बड़ी सुरंग बन रही है, आपकी 4.5 किलोमीटर की सुरंग बन रही है, और उस सुरंग को बनाने में जो मजदूर जाएंगे उनकी सेफ्टी, और सुरंग बनने के बाद में जब ऑपरेशनल होती है उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये मेरे अनुसार काफी क्रूड जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन माना जा सकता है। जनरली टर्म्स में जो फेलियर्स होते हैं वो पोर्टल्स में होते हैं। पोर्टल मतलब वो होता है, वो इलाका होता है जहां पे आप उसकी टनल की ओपनिंग्स होती हैं, उसको पोर्टल कहते हैं माउंटेनस एरियाज में। तो जनरली टनल की फेलियर्स पोर्टल में होती है। क्यों होती है? एक तो वहां ओवरबर्डन थिनर होता है और दूसरी रॉक्स उस इलाके में वेदर्ड होती है। और अब चौथी इंपॉर्टेंट बात ये होती है, जब हम जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम ज्यादा ध्यान पोर्टल की तरफ नहीं देते हैं, हम अंदर के इलाके में ज्यादा तवज्जो देते हैं। इसलिए मैक्सिमम जो फेलियर्स देखे गए टनल में माउंटेन्स में वो पोर्टल के नजदीक हुए, जैसे सिलक्यारा में भी देखा गया। जुयाल साहब, आपने ये बात बताई और निश्चित ही इस पर जो है काफ़ी चिंतन मनन होना चाहिए। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट और डिटेल्ड होनी चाहिए। एक और बात हम जो कर रहे हैं कि ये रास्ता सबसे कारगर है वर्टिकल ड्रिलिंग का। वर्टिकल ड्रिलिंग जब इस तरह की जगहों पर की जाती है तो जिस तरह का रॉक फॉर्म यहाँ पर है, किस तरह की समस्याएं आड़े आ सकती हैं। यहाँ हमने देखा कि आखिर के 13 मीटर नेगोशिएट करना बहुत आफत का काम हो गया है। यहाँ अभी आधे से ज़्यादा ड्रिलिंग बाकी है, तो किस तरह की समस्याएं यहाँ पर आ सकती हैं? जो जियोलॉजिकल रिपोर्ट हमारे सामने आई, जिसको हमने पढ़ा, उस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पे जो रॉक्स हैं, जो उनको उन्होंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। उनको उन्होंने कहा है कि उनके पास 20% जो रॉक्स हैं, इसको रॉक मास रेटिंग बोलते हैं हम लोग, कि वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स को लेके रॉक की स्ट्रेंथ को आप एसेस करते हैं कि कितनी लोड ले सकती है, कितनी इनकी धारक क्षमता हो सकती है। तो ये कहते हैं कि 20% जो रॉक है उसको वो गुड कैटेगरी में, क्लास 2, क्लास 1 की कोई रॉक्स नहीं इनके पास में, क्लास 2 की कैटेगरी में है। 50% रॉक्स जो है वो क्लास 3 की कैटेगरी में है, 50%, और बाकी जो है वो आपके पुअर एंड वेरी पुअर कैटेगरी में है। अब सवाल ये होता है कि ये जो कैटेगरी रॉक्स की हैं, ये किस किस लोकेशन में, किस पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, उसका डिटेल मेरे को इस रिपोर्ट पे नहीं मिला, इसलिए मैं उस पर तो सवाल नहीं कर सकता हूं। पर मैं ये जरूर उम्मीद करता हूं जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है उस इलाके में आपके पास में गुड क्वालिटी की रॉक्स होंगी। अगर नहीं होंगी तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, उन्होंने जरूर इस बात को संज्ञान में लिया होगा कि किस ढंग की प्रिकॉशंस इस ढंग की वर्टिकल ड्रिलिंग के दरमियान लेनी चाहिए ऐसे संवेदनशील इलाके में, जिससे कोलैप्सिंग ना हो साइड वॉल्स की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं एक बात और यहाँ पे जरूर कहना चाहता हूँ, उनके लिए खास करके जो लोग वास्तव में एक्सपर्ट तो हैं लेकिन हिमालय को उस ढंग से नहीं समझते हैं। मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं 2013 के केदारनाथ डिजास्टर के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी बनाई थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए कॉजेज ऑफ द फ्लड, उसका एक मेंबर भी मैं था। उसमें एक सज्जन भी मेंबर थे जो कि रॉक मैकेनिक्स के थे बेंगलोर से। वो इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं थे कि हिमालय में डायनामाइट ब्लास्टिंग के कारण कोई भी नुकसान होता है किसी भी बिल्डिंग को। उनका तर्क ये था कि जब वो मेट्रो बना रहे थे बेंगलोर में, वहां पे हार्ड रॉक्स होती हैं, उसके नीचे से सुरंग जब वो खोद रहे थे बैठ करके, तो उसके ऊपर लोग जब चलते थे उनको पता भी नहीं चलता था नीचे ब्लास्टिंग हो रही है। अब उस एनोलॉजी को अगर हम हिमालय में लेकर आते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि ये चट्टाने वो नहीं है जो कि बेसाल्ट है, ये चट्टाने वो नहीं जो ग्रेनाइट है, ये चट्टाने सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जो अंडर ट्रेमेंडस कंप्रेसिव प्रेशर में है, डिफॉर्म्ड है, मल्टीपल डिफॉर्मेशन पाथवेज की ये गुजरी हुई है, शेयर्ड है, फ्रैक्चर्ड है, और इनकी एक शब्द आता है एनाइसोट्रॉपिक, हाईली एनाइसोट्रॉपिक रॉक्स है ये। इसलिए इसमें जनरलाइज उसको स्टेटमेंट देना, एक यूनिफॉर्म तरीके से उसको एक्सकेवेट करना विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इंट्रिकेट डिटेल जियोलॉजिकल, जियोटेक्निकल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जियो हाइड्रोलॉजिकल कंसिडरेशन इज गोइंग टू बिकम हैजार्डस। उम्मीद करता हूं इस खतरनाक डिजास्टर के बाद
अभी तो कोलैप्स हुआ, मैं पूरी प्रे करता हूं कि हमारे 41 लोग सही सलामत बाहर आ जाएंगे, और जिस दिन का एफर्ट्स हो रहा है मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली दे विल कम आउट। पर इससे हमको एक बहुत स्ट्रांग लेसन लेना चाहिए। लेट अस नॉट प्ले विद द हिमालय द वे वी हैव बीन प्लेइंग फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स। दिस शुड बी द टर्निंग पॉइंट सो दैट वी appreciate, regard and respect this mighty mountain, its environment and its divinity. जुयाल साहब, एक और बहुत बड़ा सवाल हमने देखा कि जब हम चार धाम की EIA की बात करते हैं कि किस तरह से उसको बाईपास कर दिया गया, पूरे प्रोजेक्ट को 90-90 किलोमीटर के छोटे हिस्सों में बांटकर, और ये चार धाम प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है, तो निश्चित ही बड़ी EIA तो इस केस में भी नहीं हुई होगी। एक बहुत बड़ा सवाल एस्केप टनल का होता है, यानी एक बचाव की सुरंग। जब भी बहुत बड़ी सुरंगें बनती हैं जहाँ से लोगों को गुजरना होता है, तो वहाँ किसी भी हादसे की आशंका हमेशा रहेगी। अंदर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, कोई बड़ा आग हादसा हो जाए, या किसी बड़े भूकंप में कोई इलाका डिस्टेबल हो जाए। तो इस पूरी सुरंग में 4.5 किलोमीटर एक भी एस्केप टनल नहीं, एक भी बचाव के लिए सुरंग नहीं है। अगर बचाव की एक सुरंग होती यहाँ से या किसी दूसरी जगह से, भले ही 1 लेन की सुरंग होती, तो इन मजदूरों को वहाँ से निकाला जा सकता था। अब पता लग रहा है कि एस्केप टनल कितनी ज़रूरी है। यहाँ एक भी एस्केप टनल अभी तक नहीं दिखी है इस प्रोजेक्ट में, और इस पर अभी भी हम जितने लोगों से पूछ रहे हैं, जितने अधिकारियों से पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जांच का विषय है। कितनी गंभीर लापरवाही है या कितनी गंभीर बात है एस्केप टनल का इतने बड़े 4.5 किलोमीटर के प्रोजेक्ट में न होना। सर्टेनली इस इलाके में एस्केप रूट होने की और एस्केप टनल होने की जरूरत होती है। 4.5 मीटर एक छोटी टनल नहीं होती है, ये काफ़ी बड़ी टनल मानी जाती है। तो उसमें दो तरीका होता है। जब हम लोग एस्केप टनल बनाते हैं तो हम एडिट के थ्रू बना सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द मैन टनल। उसके दो फायदे होते हैं जब हम टनल को R&D स्टेज पे होते हैं। उससे हम रॉक मैकेनिक्स, रॉक स्ट्रेंथ और उसकी जियो टेक्निकल प्रॉपर्टी को बहुत बारीकी से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और दूसरा, उन्हीं एडिट्स को, जिनको एडिट बोलते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, उन्हीं एडिट का इस्तेमाल इमरजेंसी के दरमियान, कंस्ट्रक्शन के टाइम में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टनल के दरमियान ये चीजें नहीं बनाई गई, ये बहुत बड़ा मैं खामी मानता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीन जुयाल। आप हिमालय को इतना बेहतर जानते हैं। हिमालय को आपने लद्दाख से लेकर के और उत्तराखंड, हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट तक पूरा देखा है, तो निश्चित ही आपकी जो चिंताएं हैं वो भी सरकार तक पहुंचेंगी, और इस तरह की जो परियोजनाएं हैं उनमें आगे और एहतियात के साथ काम होगा। अभी सबसे बड़ी सरकार की चिंता ये है कि इन 41 लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। आज प्रधानमंत्री मोदी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं PK मिश्रा, वो भी वहाँ पहुँचे, उन्होंने भी अंदर फंसे मज़दूरों से बात की। इस बात से पता लगता है कि कितनी ऊपर तक सरकार इस मामले को लेकर चिंतित है। लेकिन ये चिंताएं तब भी झलकनी चाहिए जब इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट कंसीव किए जाते हैं, सोचे जाते हैं, उन पर बात की जाती है कि ये बनने हैं, और फिर जब उन पर अमल किया जाता है तब भी इतने ऊपर के स्तर तक कांस्टेंट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। यही वजह है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट ज़रूरी तो हैं, लेकिन जब वो बनते हैं उनकी पूरी मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं होती है, या ऊपर कुछ और सोचा जाता है और नीचे कुछ और हो रहा होता है, तो फिर इस तरह के बड़े हादसे सामने आ सकते हैं। ये सुरंग का एक हादसा है। हमने अभी बरसात में सड़कों से जुड़े कितने ही हादसे देखे, हिमाचल प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी। ये हादसे ना हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसी बड़ी परियोजनाओं को बहुत करीबी से उनकी निगरानी की जाए। कोई जियोलॉजिस्ट, कोई जियोटेक्निकल एक्सपर्ट वहाँ मौके पर मौजूद रहे, और ये काम सिर्फ कुछ मज़दूरों या ठेकेदारों के भरोसे न छोड़ा जाए। आज इस पूरे सिलक्यारा सुरंग हादसे पर इतना ही। कल हम कुछ और ताज़ा अपडेट्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।